हेलो, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है दोस्तों आप लोग को अपने YouTube चैनल, आपके अपने पारिवारिक चैनल बलराम आईएएस एकेडमी पे। और मैं आपका गाइड बलराम कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी से, और पॉलिटी में हम लोग आज देखने वाले हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आपको पता है कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा में चुनाव जारी हो चुका है, जिसमें प्रथम चरण हो चुका है, द्वितीय चरण होने वाला है और तृतीय चरण। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो इस बार 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट चरण हो चुका है। तो ऐसे में आपको निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहिए। और जानना चाहिए, मेरा खास मकसद ये नहीं है कि आपको चुनाव आया है इसलिए हम निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। निर्वाचन आयोग से आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनता है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग से मेरा इस टॉपिक लाने का खास मकसद यही है दोस्तों कि अगर निर्वाचन आयोग से अर्थात इलेक्शन कमीशन से जुड़े अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे पीटी की बात करें, मेंस की बात करें और यहाँ तक कि इंटरव्यू की भी बात करें, सारे क्षेत्रों में अगर प्रश्न आता है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको आज के बाद ये सब प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इससे जुड़े एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा आप लोग का गारंटी है। और मेरा ये टॉपिक लाने का खास मकसद यही है। और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है दोस्तों, आप लोग पहले भी देख चुके हैं। हम जो भी टॉपिक लाते हैं आप लोगों को उससे जुड़े सारे क्वेश्चन क्लियर कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, पॉलिटी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को सबसे पहले क्या बोला जाता है? निर्वाचन आयोग के लिए जो इंग्लिश सब वर्ड का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन है क्या, निर्वाचन आयोग है क्या। एक इससे पहले आपको क्या जानना है कि अभी जो भारत में जितने भी प्रकार का चुनाव हो रहा है उसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईवीएम, ठीक है। ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस ईवीएम के बारे में हम लोग स्पेशल एक टॉपिक लाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे आप जानें कि ईवीएम का मतलब होता है, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी के जरिए बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो भी हो रहा है। और भारत में जितने भी प्रकार का चुनावी दौर देखने के लिए मिलता है, सारे चुनाव इसी मशीन के द्वारा होता है। एक टेक्नोलॉजी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे भारत ने बनाया है, ठीक है। किसने बनाया है? उसके बाद इससे जुड़े बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे आता है कि भारत में निर्मित ईवीएम मशीन सबसे पहले कौन से देश ने मतलब शुरू किया, यानी सबसे पहले कौन से देश में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनावी प्रक्रिया शुरू हुआ, और इसका डिज़ाइन किसने बनाया, ये कि इसमें कितने वोट दर्ज करने की मतलब क्या है व्यवस्था है, ये सब सारे जो बातें हैं इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लाएंगे ईवीएम का ही, उसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये जानें कि निर्वाचन आयोग होता क्या है। निर्वाचन आयोग होता क्या है? तो कहता है देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान में क्या किया गया है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भारत में जितने भी प्रकार का चुनाव हो उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के उद्देश्य से ही क्या किया गया, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक अस्थायी संस्था का निर्माण किया गया है। उसी को कहा गया इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग। अर्थात कह सकते हैं कि ये निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से काम करती है। निष्पक्ष कहने का मतलब है ये किसी के पक्ष में चुनाव नहीं करते हैं, यानी निष्पक्ष रूप से किसका जीत होगा किसका विजयी होगा ये पब्लिक फिक्स करेगा, ये नहीं। इसका काम सिर्फ है चुनाव कराना और चुनाव में जो प्रत्याशी को जितना बहुमत आए उस बहुमत को प्रकट करना, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं।
तो निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र कहने का मतलब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है कि आप इस प्रत्याशी के पक्ष में आप जीत दें, विजयी घोषित करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से है, जो सही होता है वही ये दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद ये एक अस्थाई संस्था है, ये एक क्या है, अस्थाई संस्था है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। निर्वाचन आयोग है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब बात रहा कि भारतीय संविधान में इसे कहाँ पे रखा गया है, तो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन है इसका वर्णन किया गया है। अर्थात निर्वाचन इलेक्शन कमीशन के लिए जो भी उपबंध दिया गया है वो सारे उपबंधों का वर्णन अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के क तक। कहाँ तक दोस्तों, अनुच्छेद 329 के क तक। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे पहले आएगा। सबसे पहले तो आता है कि निर्वाचन आयोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहते हैं। यह एक अस्थाई संस्था है, यह निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से काम करती है। उसके बाद इसके उपबंध से संबंधित जो बातें हैं वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब बात आता कि इसकी स्थापना भारत में कब किया गया। इसका स्थापना कब किया गया, इसका स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान लागू कब से हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अर्थात हमारा संविधान लागू होने से एक दिन पहले ये व्यवस्था को भारतीय संविधान में लिख कर रख दिया गया था, ठीक है। संविधान तो हमारा 1949 में ही बन गया था। हमारा देश को आज़ाद होने में हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ऐसे करके कुछ में यानी कि कहने का मतलब 1949 ईस्वी में ही संविधान बन गया था। लेकिन लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसको हम लोग वो गणतंत्रता दिवस इसी दिन के, तो यानी प्रत्येक 26 जनवरी को इसीलिए तो हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस कहते हैं कि 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे देश में क्या हुआ था, आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत के जो बेड़िया था, बेड़ियों से मुक्त हुआ था, अर्थात आज़ाद, फ्रीडम हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के लिए जो नियम कानून था वो नियम कानून लागू होना शुरू हो गया था, यानी गणतंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो निर्वाचन आयोग का स्थापना भारत में 25 जनवरी 1950 को किया गया। उसके बाद यह एक अखिल भारतीय संस्था है। ये क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय संस्था है। ये क्या है, अखिल भारतीय संस्था। अब अखिल भारतीय संस्था का मतलब क्या, तो ये जो संस्था है निर्वाचन आयोग जिस तरीके से संसद के लिए चुनाव करवाता है, यानी निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों के चुनाव कराने के लिए समान उत्तरदायी होते हैं। यानी संसद का चुनाव कराने के ऊपर जितना इसके ऊपर जिम्मेवारी है, उतना ही जिम्मेवारी राज्यों के विधानमंडल के चुनाव को कराने का भी इसके पास जिम्मेवारी है, ठीक है। यानी संसद और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव कराने में इसका समान उत्तरदायी है, बराबर का जिम्मेवारी है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है एक टॉपिक की सार्वभौमिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। एक टॉपिक है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहता अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपने मनपसंद से मत देने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 326 है, ये 326 क्या करता है, भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान करता है। यानी वयस्क नागरिक, भारत में जितने भी वयस्क नागरिक हैं सभी को चुनावों में, किसी भी प्रकार का चुनावों में
क्या करता है, मत देने का अधिकार प्रदान करता, अधिकार देता है। कितने में? अनुच्छेद 326 में कहा गया कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को किसी भी चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? निर्वाचन, ये अनुच्छेद 326 में। अब यहाँ पे वयस्क मताधिकार कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि बूढ़ा, वयस्क मतलब बूढ़ा नहीं। वयस्क मतलब होता, पहले वयस्क कहा जाता था 21 वर्ष का, 21 वर्ष के प्रत्येक लोग को वयस्क कहा जाता था। अर्थात पहले जो व्यक्ति का 21 वर्ष का उम्र था वो चुनावी दौड़ में भाग लेते थे। लेकिन अब है जो 18 वर्ष कर दिया गया है, यानी वयस्क मताधिकार किसको कहेंगे? तो वैसे व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, 18 वर्ष से नीचे वाले नहीं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग वोट कर सकता है। ये अनुच्छेद 326 में लिखा गया। लेकिन इसके लिए शर्त है, क्या सभी 18 वर्ष के व्यक्ति अपने मत दे सकता है? नहीं। अब कौन नहीं दे सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला न चलाया जा रहा हो, समझ गए? यानी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला न चलाया जा रहा हो, वैसे व्यक्ति ही चुनाव देगा। ठीक है, वैसे व्यक्ति ही वोट देगा। यानी जो व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का मामला चल रहा है कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में, तो वो व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, वो वोटिंग नहीं कर सकता है। उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि वैसे व्यक्ति जो दिवालिया ना हो और मानसिक संतुलन, यानी उसका जो मानसिक संतुलन है वो अस्वस्थ ना हो। ठीक है, यानी पूरी तरीके से वो ठीक हो, यानी दिवालिया ना हो, पागल ना हो और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मामला नहीं चलाया जा रहा हो। ऐसे लोग ही क्या करते थे? चुनाव में भाग लेते थे। ठीक है, कुछ नोट की बातें। कहता वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। क्वेश्चन आता कि 1931 में क्वेश्चन आएगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ। और ये किसका अधिवेशन? कांग्रेस का अधिवेशन। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1931 में। इसमें कांग्रेस ने अंग्रेजों से एक मांग किया था, और वो मांग किया था क्या? राजनीतिक समानता की मांग किया था। राजनीतिक समानता का मांग किया था वर्ष 1931 में। किसने किया था? तो कांग्रेस ने। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कब हुआ कराची अधिवेशन? 1931 में हुआ। क्या मांग किया? राजनीतिक समानता, यानी राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोग समान हो, ऐसा मांग किया था कांग्रेस ने। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1928 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किए कि साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग किया। तो क्वेश्चन आएगा कि साइमन कमीशन के पास सबसे पहले, यानी साइमन कमीशन से सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मांग किसने किया? तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने किया। कब किया? 1928 ईस्वी में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1931 में। और इसमें कांग्रेस ने क्या मांगा? तो राजनीतिक समानता मांगा। किससे मांगा? तो जिस समय ये समय जो सरकार में थी उससे। तो किसका सरकार था? 1931 में। तो हमारा देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, यानी 1931 की बात किया जा रहा है, यानी 1947 से पहले की बात किया जा रहा। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों से कांग्रेस ने क्या मांग किया? राजनीतिक समानता, बोला कि राजनीतिक में सभी लोग एक समान हो, ऐसा मांग किया। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कब हुआ? 1931 ईस्वी में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या मांगे? तो वयस्क मत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मांगे। ठीक है, किससे मांगे? साइमन कमीशन से। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की संरचना। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि यह जो है वो 3 सदस्यीय संस्था है, ठीक है, 3 सदस्यीय निकाय है। यानी अभी जो वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन है इसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। अब 3 सदस्य है तो 3 में से क्या है, एक है मुख्य आयुक्त या मुख्य आयोग जिसको बोलते हैं, और 2 है अन्य आयुक्त। यानी अन्य आयुक्त की संख्या 2 और एक मुख्य आयुक्त की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3 आयुक्त, ठीक है, 3 सदस्य हो गया। यानी निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य मिलकर काम करते? 3 सदस्य। एक होता है मुख्य आयुक्त और दूसरा होता है अन्य आयुक्त, ठीक है, ये हो गया। सभी सदस्यों की, जितने भी सदस्य हैं ये सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीनों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वर्ष 1989 में यह जो आयोग था वो एकल सदस्यीय वाला था। यानी वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य काम करता था? तो 1 सदस्य, ठीक है। लेकिन 1989 तक ये था, लेकिन 1989 में इस प्रक्रिया को चेंज किया गया और उसमें बताया गया कि इसमें 1 सदस्य काम नहीं करेगा बल्कि 3 सदस्य। यानी 1989 तक ये क्या था? 1 सदस्यीय वाला था, लेकिन 1989 में ही इसमें इसको 3 सदस्यीय वाला संस्था बना दिया गया। बोला गया कि इसमें 1 सदस्य नहीं यानी 3 सदस्य काम करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पुनः अगले वर्ष कहने का मतलब क्या है? 1989 का अगला वर्ष कौन सा आएगा? 1990 में। 1990 में इसे क्या किया गया? पुनः इसे क्या कर दिया गया? इसे 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1990 में इसे 1 सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन इतना ही से बात खत्म नहीं होता। 1993 में फिर से इसे 3 सदस्यीय वाला बना दिया गया और वर्तमान में अभी 3 सदस्यीय वाला है। कितना है वर्तमान में? 3 सदस्यीय वाला संस्था ये है। अर्थात निर्वाचन आयोग के अंतर्गत 3 सदस्य मिलकर अभी काम कर रहा है, ठीक है। नोट की बातें कुछ जानते हैं। कहता निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद उठ रहा है। निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद उठ रहा है। और वो विवाद क्यों उठ रहा है? तो कहता इनमें सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन करने की मांग किया जा रहा है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के जो संरचना है इसको लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्यों विवाद उत्पन्न हो रहा है? तो विवाद उत्पन्न हो रहा है इसमें सदस्यों की, यानी निर्वाचन आयोग की जो सदस्य है इसकी नियुक्ति करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने का मांग किया जा रहा है। अब इस समिति है तो समिति में बहुत सारा लोग होगा, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होगा इसके बारे में बताया गया कि इसमें राष्ट्रपति होगा, फिर उसके बाद कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति होगा, एवं विपक्षी का जो नेता है वो होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का जो सभापति है वो और विपक्ष के नेता इस समिति में क्या होगा? इस समिति में क्या होगा? भाग लेगा, ठीक है, सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो ऐसा मांग किया जा रहा है वर्तमान में, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक आता अन्य आयुक्त। इसको आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझे कमेंट में बताइए, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब अन्य आयुक्त की बात हम लोग करते हैं। बताया ना अभी कि अन्य आयुक्त होते हैं, तो अन्य आयुक्त की बात करते हैं। अन्य आयुक्त क्या है? अन्य आयुक्त क्या होता है? अन्य आयुक्त कहता निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है। ये भी कहने की बात है, आप लोग को पहले से ही पता है। समूह किसे कहते हैं? एक से अधिक जो व्यक्तियों का क्या होगा? जब एक ही स्थान पे एक से अधिक लोग रहते हैं या फिर एक से अधिक वस्तु रहता है तो इसको हम कह सकते हैं कि वो वस्तु या व्यक्ति समूह में है। यानी यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग था इसमें 3 सदस्य मिलकर काम कर रहा था ना, इसीलिए कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की स्थान समान है। यानी जितना वैल्यू निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग की है उतना ही वैल्यू अन्य निर्वाचन आयोग का भी है, ठीक है।
जितना वैल्यू मुख्य का उतने ही अन्य का भी वही पे स्थान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बस प्राथमिकता इतना ही है। अब बात रहा कि सर आप तो बता रहे हैं कि जितना दर्जा मुख्य आयुक्त को दिया गया उतना ही अन्य आयुक्त का, तो फिर दोनों का नाम क्यों रखा गया मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त? पहचान कैसे किया जाएगा? तो मुख्य आयुक्त का बस इतनी सी प्राथमिकता है, यानी इससे थोड़ा सा इतनी सी इसका वैल्यू बढ़ा हुआ है। क्या है कि ये क्या करता है, निर्वाचन आयोग की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, अर्थात ये अध्यक्ष होता है, ठीक है, जबकि अन्य आयुक्त अध्यक्ष नहीं होता। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य आयुक्त, और इसकी बैठक इसी की अध्यक्षता में चलता है, मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में ही चलता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास एक समान शक्तियाँ होती है तथा उनके वेतन और भत्ते भी एक समान होता है। यानी इसके पास जितना पावर होता है उतना ही इसके पास भी पावर होता है। वेतन अर्थात सैलरी वगैरह भत्ता वगैरह दोनों का सेम है। और सेम है तो क्या किसके सेम है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको जितना पेमेंट वगैरह दिया जाता है, वेतन भत्ता दिया जाता है, उतना ही इसे भी दिया जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया कि सारा चीज़ इसमें सेम है। मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त दोनों के सैलरी बराबर, वेतन और भत्ता बराबर, पावर बराबर। बस ये है कि मुख्य आयुक्त अध्यक्षता करता है, ये अध्यक्षता नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों की शक्ति बराबर होगा तो एक ही जंगल में दो समान ताकत वाले शेर तो रह नहीं सकता है, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से तो डर कर रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई किसी से डर कर नहीं है। तो डर कर नहीं है कहने का मतलब दोनों का शक्ति समान है, सभी दर्जा भी समान दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कुछ विवाद उत्पन्न हो गई। तो जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो आयुक्त के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है तो आयोग है जो क्या करता है, बहुमत के आधार पर निर्णय देता है। यानी जिसके पक्ष में ज़्यादा बहुमत आएगा उसके पक्ष का जो बात है मान लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। ये तो हमने देखा संरचना, अब देखा कार्यकाल। अब कार्यकाल हम लोग देखेंगे। इसका अधिकतम जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। और बात करें हम कितने उम्र तक कोई व्यक्ति निर्वाचन आयोग के सदस्य रह सकते हैं, तो 65 वर्ष। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता, मुख्य न्यायाधीश होता, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचन आयोग के जो सदस्य है उसको समान दर्जा दिया गया है। तो 6 वर्ष इसका अधिकतम क्या है, कार्यकाल है, और 65 वर्ष इसका अधिकतम आयु है, ठीक है। अब कहता है वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र ये दे सकता है किसी भी समय, और इसको क्या किया जाता है, उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। यानी ये व्यक्ति जो निर्वाचन आयोग का सदस्य होगा वो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा, 65 वर्ष इसका अधिकतम उम्र सीमा होगा। लेकिन ये अपने मन से 6 साल से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, और या फिर इसको जबरन हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अब आता निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का प्रावधान। हटाने का प्रावधान, पद से कैसे इसको हटाया जाएगा? पहला कहता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि संविधान में भी इसको हटाने का शक्ति किसे दिया गया है? तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाने का शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो अपने मर्जी से अन्य जो आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है, इसको नहीं हटा सकता है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने का जिस प्रकार का व्यवस्था किया गया, वैसा ही निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आयुक्त है उसको हटाने का प्रावधान सेम टू सेम है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। यानी राष्ट्रपति अगर मान लिया कि अन्य आयुक्त को, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले मुख्य आयुक्त से उसको सलाह लेना पड़ेगा, इसके बाद ही वो हटा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या,
निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ मेन पॉइंट। अब इसके बाद का जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, इसके कार्य शक्ति, ये कहाँ पे काम करती है, कैसे काम करती है। उसके बाद ईवीएम मशीन, निर्वाचन आयोग कौन से मशीन का मतलब प्रयोग करता है, इसका क्या क्या मतलब काम होता है। मुख्य रूप से इसका काम तो होता है चुनाव करवाना ही, चुनाव से जुड़े सारे व्यवस्था करवाना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे, आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आज का हमारा क्लास, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताएं, और जो भी टॉपिक पे आपको आगे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप लोग कमेंट में डालेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं हम लोग।